Okay, I need to deliver my thoughts. As in, Okay, sir, sure. No issue. you're comfortable with Hindi, no? As in, you're from Maharashtra, Anand? No, sir. Basically, I'm from UP, and I complete my bachelor's in Maharashtra, so don't worry about that. I'm Right comfortable. now, right now you're in Maharashtra. Yeah, yeah. So academic IELTS, writing task 1, इसमें होता क्या अपने को हमेशा एक पिक्चर मिलेगी जिसके ऊपर हमने लिखनी है एक समरी with at least 150 words. At least है, at most नहीं होता कभी भी. So that means कम से कम 150 है, उससे ऊपर जा सकते हो, बट ऑफ कोर्स राइटिंग जो एंटायर पेपर है 2 टास्क होते हैं उसमें, और ये माइनर टास्क है, राइटिंग टास्क 2 मेजर होता है ऐसे। तो ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं 150 की जगह 250 वर्ड्स लिखूं, बट एज इन डोंट वरी इफ यू क्रॉस दिस बाउंड्री, इसके नीचे नहीं रहना, बस बेसिकली ये एटलीस्ट 150 वर्ड्स। होता क्या है, मोस्टली एक इन्फोग्राफिक मिलता है आपको, इन्फोग्राफिक जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कभी कभी टेबल भी, जो आई थिंक काफी सिंपल होता है, सीधा एज इन उसमें फिर ट्रेंड्स वगैरह का इशू नहीं रहता है इतना। देन कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है कि एक पाए, एक लाइन, एक बार, एक टेबल। इन्फोग्राफिक्स के साथ साथ कभी कभी एग्जाम में मैप आ जाते हैं कि you have to, in place of an infographic you'll have a map, as in you have to describe a picture that is actually a layout of a place, और मैप के साथ, मैप के अलावा कई बार डायग्राम भी आ जाती है, जैसे मे बी लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म, सो यू माइट हैव टू डिस्क्राइब दैट लाइफ प्रोसेस मे बी। सो इस तरह से अपना कहते टास्क 1 होता है। अब जो राइटिंग टास्क 1 के बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, लेट मी शो देम टू यू। यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही, बाद में देख लेना। Okay, sir. ये अपने राइटिंग टास्क 1 के बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, विजिबल है सबको? Yes, sir. थोड़ा जूम कर हरीश? दो सर। हाँ हाँ जी हाँ सर। श्योर, मैं जूम कर देता हूँ। हरप्रीत अब सर सर मैं इधर अवेलेबल है सर, जूमिंग। ओके सर, एक क्लियर नहीं है। सेकंड, Sir, the screen visible, but it's not so clear. 1 सेकंड नाउ, as in it will take time to get clear in front of you, as in wait the ओके screen, it will be better in a minute or something, wait। How's it now, is it visible properly? Mm, नो सर। no, sir. Not नहीं it. नहीं, नो। okay wait, सर कोई भी वेबसाइट नहीं अवेलेबल ओपन होंदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं कर दा वर्ड। वेट वेट वेट,
clear, sir. मैं ना ग्रुप में भेज देता हूँ, इजी रहेगा तुम लोग को। That will be better. Sir, now it's some clear as compared कोई to बात नहीं before. हरप्रीत, ऐसे मैं रुको एक सेकंड। I've sent them to the group. See. Okay. Okay. Received? Yeah. Yes, sir. So there are 4 parameters actually in regard to how your evaluation is done. Saib, are they visible to you as in on the phone? साहिब फाइल मिल गई है? No, sir. ग्रुप में देख, ग्रुप में पीडीएफ। Group. Yes, sir. हरीश? सर मिल गई है सर। अच्छा, 4 पैरामीटर्स हैं: टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना टास्क अचीवमेंट। अच्छा, जनरली जो इंडिया में कहते ट्रेंड्स हैं या जो कस्टम्स हैं, वो बेसिकली क्या हुआ है कि इंग्लिश को सिर्फ वोकैबुलरी मान के चल पड़े कि जिसकी वोकैब अच्छी है उसको इंग्लिश आती है। ऐसा नहीं है। जो अगर मैं स्पीकिंग में बात करूँ तो किंग है फ्लुएंसी, और अगर राइटिंग में बात करूँ तो वो होता है जो किंग है वो अपना टास्क अचीवमेंट, या जो टास्क अगर राइटिंग टास्क 2 की बात करें वहां एक चीज होती है टास्क रिस्पॉन्स। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं, कैसी वोकैबुलरी के साथ, कैसी ग्रामर के साथ, दैट इज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट। अब एक राइटिंग टास्क 2 नॉर्मली, एक राइटिंग टास्क 1 जनरली दिखता कैसा है, ये शो कर रहा हूं आप लोग को। It is something like this. Is it visible Yes, sir. to all? Anand? नो सर। Yes, sir. It's visible. I think the pie chart, right? Yeah. हमारी Yeah. स्क्रीन पे है। जी सर। हरप्रीत नहीं सर। स्क्रीन पे नहीं आ ओके ओके सर। ओके सर। ओके। एक टास्क 1 कुछ ऐसा दिखता है कि आपको एक इन्फोग्राफिक दिया होता है, आपको डाटा दिया होता है काफी। अब अगर इस क्वेश्चन को जनरली पढ़े ना, तो हर क्वेश्चन के नीचे ना एक लाइन दी होती है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। कैन यू रीड दैट थिंग एज इन द सेकंड मिनी पैराग्राफ? Mm-hmm. यस सर। हरीश? यस सर। तो अगर देखा जाए, ये अपना टास्क अचीवमेंट है कि आपको इस जो इन्फोग्राफिक्स हैं जो ये, इनको समझ के आपको क्या करना है, समराइज करना है। समराइज कैसे करना है, सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट और रिपोर्ट करने हैं मेन फीचर्स। अब देखो उसने एवरी फीचर नहीं कहा, उसने मेन फीचर्स का, और उसने कहा मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। वहां कंपैरिजंस करो जहां रेलेवेंट है। अब बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे वापस आना।
तो अगर हम बैंड 9 की बात करें, वो कहता है फुली सेटिस्फाइज ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क, क्लियरली प्रेजेंट्स अ फुली डेवलप्ड रिस्पॉन्स। उससे कम बैंड 8 क्या कहता है? कवर्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क sufficiently, presents, highlights and illustrates key features, bullet points clearly and appropriately. 7 क्या कहता है? Covers the requirements of the task, academic आपका जो टेस्ट है, presents a clear overview of main trends, differences or stages. जनरल ट्रेनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं. Clearly presents and highlights key features, bullet points, but could be more fully extended. तो देखो, as we go from a higher band to a lower band, वो कुछ ना कुछ कमियां दिखनी शुरू हो रही हैं. जहां कहते बैंड 9 कहता है फुली सेटिस्फाइज, वहीं पे बैंड 8 कह देता है सफिशिएंटली. वहीं पे बैंड 7 क्या कह देता है कि कुड हैव बीन बेटर, दे कुड हैव बीन, इट कुड हैव बीन मोर फुली एक्सटेंडेड. अच्छा, बैंड 6 देखो, addresses the requirements of the task, presents an overview with information appropriately selected. Now see the difference between the overview in band 6 and that in band 7. Band 7 had this thing, presents a clear overview of main trends, differences or stages, that is clear overview. But 6 is only about कि presents an overview with information appropriately selected. Whether the overview is clear or not, we do not have any information on that. 6 सिर्फ इतना कह रहा है कि जो इसने information उठाई है overview के लिए वो ठीक है. लेकिन 7 क्या कह रहा है कि information तो ठीक है लेकिन overview जो इसने लिखा वो भी काफी क्लियर है. उसी तरह बैंड 5 पे चले जाते हो तो generally addresses the task, the format may be inappropriate in places, recounts detail mechanically with no clear overview, there may be no data to support the description, presents but inadequately covers key features, bullet points, there may be a tendency to focus on detail. अब there may be a tendency to focus on detail का मतलब क्या है? You have been given this task to summarize and not detail. तो कई बार अगर आप ऐसे मैकेनिकली लिख देते हो कि ब्रेकफास्ट सोडियम 14%, द प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट इज दिस, तो अगर आप कहते चीजों को कंपेयर करने के बजाय, उनको एनालाइज करने के बजाय सीधा एक स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? डिटेल्स पे फोकस कर रहे हो. आपको सीधा डायरेक्टली टास्क अचीवमेंट 5 पे गिरेगा. अब मैं बताता हूँ आगे की समरी कैसे करनी है, बट यहां तक क्लियर है? जी सर. साहिब, Yes, sir. आनंद, हरप्रीत, हरप्रीत, यस सर, आई एम ऑडिबल सर. हाँ हाँ, क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, बिल्कुल. तो टास्क अचीवमेंट में हमारा पहला पॉइंट क्या है कि आपको चीज को समराइज करना है. समराइज मतलब उस पे एक रिपोर्ट लिखनी है जो सारे फीचर्स कवर करे मेन, और जो कहते रेलेवेंट कंपैरिजंस करे. उसके बाद अगर देखा जाए तो आपने एक रिक्वायरमेंट और पढ़ी होगी, वो थी ओवरव्यू. वो मैं बताता हूँ क्या होता है. और उसके बाद ऑफ कोर्स डिटेल्स भी देनी होती, बट दैट समथिंग एल्स. अब टास्क अचीवमेंट के बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो है कोहेरेंस एंड कहीजन. कोहेरेंस एंड कहीजन का मतलब क्या होता है? चलो पहले कोहेरेंस की बात करते हैं. कोहेरेंस होता है लॉजिक, एज इन किस तरह से आपकी जो चीज है एक लॉजिकल पीस बन के बाहर आई है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, डाटा ही गलत लिख देते हैं तो वो कोहेरेंट नहीं होता. कई बार कहते, अच्छा जैसे मैं आज ही मैंने ऑफलाइन कहते जो घर पे आता बच्चा उसे करा मतलब करने को दिया, तो उसने ये नहीं लिखा द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम इन ब्रेकफास्ट, उसने लिख दिया द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रेकफास्ट इन सोडियम. तो वो चीज कोहेरेंट नहीं है, लॉजिकल नहीं है. तो लॉजिकल पीस बना पाते हो. पैराग्राफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. पैराग्राफ में कैसे इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हो. अब कोहेरेंस को जो कहते हैं, जो मैंने टेंडेंसी देखी स्टूडेंट्स में, जो एक चीज जो खराब करती कोहेरेंस को, वो है सेंटेंसेस को ब्रेक ना करना, कहानी को कहानी चलाई जानी. कि लिखना कैसे चाहिए. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. देयर वाज अ पर्सन
the person was looking for something, the thing was actually a problem, the thing was actually a football that had been lost a while ago. लेकिन स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं? There was a person who was looking for something which was a football that had been lost a while ago. मतलब ब्रेक्स नहीं लाते बीच में। अब ब्रेक्स नहीं लाते, देखो खुद को समझना और कहते तुम्हारा पेपर जब कोई स्ट्रेंजर पढ़ेगा उसको समझना, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। चीज जितनी सिंपल होएगी उतनी कोहिरेंट होएगी। जनरली बच्चों को ये बता दिया जाता है कि डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअल में बड़ा सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ग्रामर की टर्म है, मैं बता, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगनी होती है, बस एक और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये नहीं था कि ओवरली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना दो कि एग्जामिनर ही कंफ्यूज हो जाए। तो जितना चीज को सिंपल रखोगे उतना हाई पे जाओगे कहते राइटिंग में। मेरा पर्सनली खुद में 7.5 ही अभी तक हाईएस्ट जो राइटिंग में मेरा अपना है। और स्टूडेंट्स में भी एक बच्ची है जिसका 7.5 आया था, कुछ 7s हैं। तो इसमें 8, 8.5, 9 तक जाना सोचो कितना मुश्किल होगा। और वैसे भी क्योंकि 8, 8, 9 वगैरह की ना रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हैं, और वो उन 1 आवर में खत्म कर उन रिक्वायरमेंट्स को 1 आवर में कंप्लीट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कोहेरेंस आपका क्या है कि फ्लो कैसा है, एज इन चीज एक बार पढ़ने में समझ आ गई, वेरी हाई कोहेरेंस। 2 टाइम लगा, मीडियम कोहेरेंस। कुछ ऐसे आपको एक सिंपल कहते पीस बनाना है। और उसके बाद होता है कोहीजन, कोहेरेंस एंड कहीजन। कहीजन होता है आप चीजों को कनेक्ट कैसे कर रहे हो। इफ की जगह एंड तो नहीं लगा दिया, वुड की जगह इट तो नहीं लगा दिया, इसे कोहीजन कहते हैं। और एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि थोड़ी कोहेसिव डिवाइसेस यूज कर दो, जैसे फर्दर मोर, सब्सिक्वेंटली। लेकिन याद रखना, सिर्फ कहते ना यूज करने के मार्क्स नहीं कटते, ओवर यूज करने के भी मार्क्स कटते हैं। अगर कोहेरेंस एंड कोहीजन में तुम लोग देखो, बैंड 7 पे आना, सेकंड कॉलम पे, थर्ड रो, second bullet point uses a range of cohesive devices appropriately, although there may be some under or overuse. So marks under use के तो कटते, ओवर यूज के भी कट जाते। तो हर लाइन में नहीं एक कहते वो डाल देना डिस्कोर्स मार्कर, जैसे फर्दर मोर, सब्सिक्वेंटली, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे लगा दिए ताकि अपनी रेंज शो कर दी। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। साहिब, हरप्रीत, आनंद? Yes, sir. ओके, आनंद? आनंद, आर यू देयर? यस सर। हरप्रीत, क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, उसके बाद आ गई अपनी वोकैबुलरी, जिसको यहाँ पे लिखा होगा लेक्सिकल रिसोर्स। मैं फिर वार्न कर रहा हूँ, वाहियात वर्ड्स ना यूज करना। मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ, रुको। अच्छा, कहते हैं हर जहां पे भी कुछ भी क्लास लगाई होगी या जहां पे भी पढ़े हो, आई एम श्योर कि तुम्हें ह्यूमंस को मासेस में चेंज कराया होगा पैराफ्रेजिंग में। आई एम डैम श्योर। ह्यूमन। जब पैराफ्रेजिंग लिखते हैं तो कहते होंगे कि इसको मासेस में चेंज कर दो, या फिर हाँ सर, एक दो कहते बार हैं, सुना है। हाँ जी, हाँ है जी। ना, वो चीज कहते पॉइजन है आइल्स एग्जाम में। और मैं नहीं कह रहा, ये देख मैं तेरे को कहते आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, एक सेकंड। Yeah. आप लोगों ने सिर्फ ये वेबसाइट फॉलो करनी, ielts.com। तो देखो आइल्स मना कर रहा है साफ साफ कि डोंट यूज Mix. ओल्ड फैशन्ड लैंग्वेज द मासेस डेनिजन्स। और ये भी बच्चों के दिमाग में होता है कि हर वर्ड को चेंज करना है, सिनोनिम्स पे सिनोनिम्स लिखने हैं। आइल्स मना करता है खुद कि ओवर यूज मत करो सिनोनिम्स को। एक बार कर दिया, वन सिनोनिम इज इनफ, एज सिंपल एज दैट। तो वो कैब की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो कैब एक सेकेंडरी पार्ट है। एनी डे जो किंग है वो क्या है, टास्क अचीवमेंट। Okay.
सो जो अपना नेक्स्ट कहते जो पैरामीटर है वो है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स क्या कहते हैं, वोकैबुलरी है अगेन। तो वोकैबुलरी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले तो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग का ध्यान रखो। उसके बाद ठीक है, ज्यादा वो नहीं ले जाना दिमाग पे जोर कि मैं इंक्रीज को इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद अब क्या लिखूं, 2 सिनोनिम्स यूज कर लिए बहुत है। ज्यादा अपने आप पे वो प्रेशर नहीं डालना, और उससे एक ऐसा पीस ना लिख देना कि जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो वोकैबुलरी कंट्रोल में रखो, जितना सिंपल होगा उतना बेहतर स्कोर आएगा फॉर श्योर। और उसके बाद आ गया ग्रामर। ग्रामर अगेन ओवरली कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जैसे ये जो स्ट्रक्चर जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बैंड 9 स्ट्रक्चर है। सबऑर्डिन जो कहते हैं अपना, उसमें ना बैंड डिस्क्रिप्टर्स में अगर आप देखोगे तो बैंड 9 बैंड 8 क्या मांगते हैं कि यूजेस अ फुल रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड as in there are hardly any errors or something. बैंड 8 कहता है मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। और अगर थोड़ा नीचे जाओगे ना 7 6 5 वगैरह पे, तो वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर रेयर। अब वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे वाइल है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं कि एग्जामिनर को कंफ्यूज करने वाले स्ट्रक्चर्स कम है, तो बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं खींचने। हाँ, वैरायटी शो करो, एक सेंटेंस वाइल का बना दिया, एक वेयर एज का बना दिया, एक इन ऑर्डर टू का बना दिया, एक बिकॉज का बना दिया, एक सिंस का बना दिया, एक ऑल्दो का बना दिया। वैरायटी शो करो, दैट इज गुड, लेकिन सबको इकट्ठा करके खिचड़ी नहीं बना देनी। पंक्चुएशन का ध्यान रखो। आयल्स में पंक्चुएशन कॉमा फुल स्टॉप के आगे की नहीं चाहिए, तुम्हें कॉलन सेमी कॉलन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। इतना ही काफी है कि आपको कॉमा और फुल स्टॉप आ जाए बस। जैसे सर इसमें कॉमा मिडल में वो बट और जेट हाँ को रिप्रेजेंट कर। Okay. ठीक है। हरीश, जी सर। तो चलो मैं थोड़ा अब पाई चार्ट्स को डिस्कस करता हूँ, या इन्फोग्राफिक्स को ही पहले। जनरली इन्फोग्राफिक्स मोस्टली मोस्टली नहीं, सॉरी, ऑलवेज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक मतलब जो एक कहते हैं पर्टिकुलर टाइम को बिलोंग करता है, और डायनेमिक मतलब जो चीज का टाइम के साथ चेंज होना बताता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बार ग्राफ के थ्रू। जैसे ये बार ग्राफ अच्छा सॉरी, एक चीज, जैसे ये बार ग्राफ क्या बता रहा है कि 1980 में एक यूनिवर्सिटी के 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मेल प्रोफेसर्स कितने थे और फीमेल प्रोफेसर्स कितने थे। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को बिलोंग करता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये क्या अपना स्टैटिक ग्राफ है। और डायनामिक कैसा होता है, ये देखो।
तो ये पैराग्राफ बता रहा है कि मेल और फीमेल प्रोफेसर्स हिंदी के 1980 से लेके 1983 तक कैसे इंक्रीज हुए या कैसे डिक्रीज हुए। तो ये डायनामिक चार्ट है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट को डील कर रहा है, हिंदी को। और ये क्या बता रहा है कि इन सालों में जो नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर्स है और जो नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स है वो कैसे इंक्रीज हुआ, उनका ट्रेंड क्या था। अगर देखा जाए मेल प्रोफेसर्स का, यस आनंद। Hello, Mr. Day. How are you? Hello, Mr. Sharma. I'm good. Thank you. How are you? Yeah, I'm also fine. Thank you so much. So, yeah, Mr. David has already joined here. Okay. Hello, David. How are you? आनंद हेलो। Well, thank you so much. Hello. We just finished with our Christmas. ओके, हरप्रीत, हरीश, साहिब, तुम्हें आवाज आ रही ना? जी सर। Hello, sir. Hello. आनंद हेलो। Yeah, sir. I'm audible. Yeah, you're audible. There's some disturbance at your end. Okay. Sorry, actually, there was some meeting. No, it's fine. Yeah, that's fine now. So, Okay. okay. So, डायनामिक ग्राफ क्या बताता है कि मतलब एक टाइम पीरियड में उस नंबर में क्या इंक्रीज आया डिक्रीज आया। जैसे अगर देखिए मेल प्रोफेसर्स का जो नंबर था वो डिक्रीज हो रहा था और फीमेल प्रोफेसर्स का जो नंबर था वो इंक्रीज हो रहा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वैसे इतना सिंपल ग्राफ आता नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन इंट्रोडक्शन। तो आई एम रिपीटिंग द थिंग। एक स्टैटिक ग्राफ क्या बताता है, हाउ द थिंग्स हैव बीन इन अ पर्टिकुलर पीरियड इन अ पर्टिकुलर टाइम। और डायनामिक क्या बताता है, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन अ टाइम पीरियड। समझे फर्क साहिब? Yeah. Yes, sir. हरीश, यस सर यस। Yes, yes, Sir, please हरप्रीत, repeat आनंद? once more. yes, tell me. Okay, good. Yeah. Static is about what happened in a particular time. Dynamic, how things changed over a time period. Okay. तो अब मैं जो आज कराने लगा हूं वो है स्टैटिक पाई चार्ट्स। अच्छा, स्टैटिक डायनामिक सिर्फ बार ग्राफ का नहीं होता, पाई चार्ट्स का भी है, उसका भी है, सबका। अब मेरे को बताओ पाई चार्ट बताता क्या है? एक जनरल भी, वैसे स्पेशलिस्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक सिंपल एक पाई चार्ट बने, कुछ ऐसा बना होता है। एक पाई चार्ट का फंक्शन क्या होता है, क्या पता? तो Sir, परसेंटेज में composition of डाटा बताता है। एक एक करके, लड़ना नहीं। आप साहिब चुप, हरप्रीत कर। composition of any product like or anything, the proportion of data the product मेक is सेंस। made. ओके साहिब, अब बता। तो परसेंटेज में डाटा बताता है। नहीं, परसेंटेज में तो बार ग्राफ बता सकता है कितना परसेंट फिर इतना हो गया। दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन असाइन टू इट एज इट्स मेन पर्पस। बी केयरफुल। हरीश मे बी। सर एक मतलब कि ये प्रोपोर्शन बता देता है किसी भी प्रोडक्ट की, लाइक जैसे इतने इतनी ये थिंग क्या कि मतलब लगा लो, कुछ भी लगा लो, इंग्लिश मीडियम इतने हैं, हिंदी मीडियम इतने हैं, कुछ भी एक प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा उसको, पाई चार्ट। ये बेहतर है। पाई चार्ट हमेशा क्या करता है, कंपैरिजन करता है कि जी अगर एक कहते कंप्लीट थिंग है तो उसका कितना कितना हिस्सा कैसा कैसा है। कि अगर कहते एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो मे बी, और उसमें सपोज कर लो 4 ही क्लासेस हैं, तो 50 मे बी ये कितना 35% इसमें आ गए, मे बी 35 ही इधर चले गए। ये मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। मे बी 20% इधर चले गए और 10% इस क्लास में चले गए। तो पाई चार्ट हमेशा करता कंपेयर करता है चीजों को, प्रोपोर्शंस को, कि अगर ये टोटल है तो इस कैटेगरी को इतना परसेंटेज बिलोंग कर रहा है, उस कैटेगरी को उतना और उस कैटेगरी को उतना। क्लियर है Yes, sir. जी आनंद? सर। Yes, sir. Fine. यस साहब ओके। यस तो सर। आज हम कहते हैं स्टैटिक पाई चार्ट करेंगे, ठीक है? स्टैटिक पाई चार्ट हम जो जो भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे वो सारे होंगे वो कैम्ब्रिज बुक्स में से। तो अब इसमें
ऑफ कोर्स 3 चार्ट्स हैं और काफी कैटेगरीज हैं, तो एकदम से फर्स्ट टाइम है तो अगर ऐसे घबराना ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लग सकता है स्टार्टिंग में, बट लेट्स डील विद इट। सर देयर इज अ पॉइंट, अगर सर स्टैटिस्टिकल जो ये पाई चार्ट है, तो स्टैटिस्टिकल इफ यू सी स्टैटिस्टिकल देयर, नहीं, स्टैटिक। ओके स्टैटिक्स, तो या अगर गो हम अहेड। 100% में से अगर डिवाइड करते हैं, तो हम्म, जितने भी अगर हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, सो ओवरऑल इट शुड बी 100%, लाइक 30, 16 या एंड ऑफ ऑल। कोर्स, no, of course it has to be. या ओके। That's the germ, no? That's why it is divided. No, out if 43. Okay, let's take this example only. See the sodium chart. हम्म 43 plus 14, 57. 57 plus 14, 71. 71 plus 29, 100. या राइट। A pie chart, if it is going to divide something in regard to what percentage belongs to a category, then of course the total of all the percentages has to be 100, because percentage means out of 100. राइट। Fine. यस सर फाइन। जी ओके, आई होप कहते हैं अब ये पिक्चर जो क्वेश्चन वाली प्रॉपरली कहते हैं डिस्प्लेड है, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है सब। जी सर। यस सर ये फाइन। वैसे मेरे ब्लॉग पे है, बाद में चाहे इसको दोबारा पढ़ लेना। हरप्रीत, क्लियर है? ओके सर। सर नहीं नहीं, ब्लॉग दिख वर्क रही? नहीं कर रहा। हाँ जी सर। नहीं, ऐप की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट। हाँ जी। ओके सर। ऐप तेरे फोन पे नहीं काम कर रही थी, उसको बाद में देख लेंगे। ये ब्लॉग जो हम्म, वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे ओके। मैं सिखा देता हूँ कैसे। ये देखो, वेब ब्लॉग क्या है, yourislshockey.wordpress.com, ठीक है। यहाँ यूर yourislshockey.wordpress.com पे जाके, ठीक है, हम्म हम्म एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। हम्म अब इसमें वैसे काफी सैंपल्स हैं, ठीक है, हम्म, लेकिन हम जो कर रहे हैं आज वो बिल्कुल पहला जो मैंने आज ही लिखा है, तो ये तुम्हारा आज वाला क्वेश्चन है। ओके सर। चलो क्वेश्चन देखो। The charts below show the average percentages in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. The charts below show the average percentages in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन पाई चार्ट्स के बिल्कुल ऊपर भी है। एवरेज परसेंटेजेस ऑफ सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स एंड एडेड शुगर्स इन टिपिकल मील्स कंज्यूम्ड इन द यूएसए। अच्छा, यहाँ इसने थोड़ी डिस्क्रिप्शन चेंज की हुई है। मैंने एक्चुअली प्रिंटेड बुक में से किया था, तो उसकी हेडिंग कुछ अलग थी। मैं तुम्हें उसकी फोटो भेजता हूँ यहाँ, क्योंकि मेरा सैंपल उसके अकॉर्डिंगली है। एक सेकंड रुको। या हाँ, ब्लॉग पे चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ पे ये दोबारा ये क्यों शो कर रहा है? एक मिनट यहाँ से देखो, मैं उसमें भी ब्लॉग में भी अपलोड कर रहा हूँ, हो नहीं रही। एक मिनट। ओके सर जो आपका ऐप है वहां पर नहीं लगी क्लास? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुक, ये ना कहते, मैं ब्लॉग पे भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ फोटो। एक मिनट रुक जा, तो उतनी देर ये देख ग्रुप से फोटो जो भेजी, मैं बात करता हूँ। ओके, हो गया अपडेट। दिख रहा है तुम लोग को? हाँ जी सर। यस सर। तो वो मैंने एक्चुअली लिख के बुक से मैंने जो कहते अपलोड कर दिया, वो ई बुक से कर दिया, बट कुछ चेंजेस हैं। अब जरा देखो, द चार्ट्स बिलो शो व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेली इनटेक ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स the average person in the USA consumes in each meal and in snacks. These nutrients may be unhealthy if eaten too much. I repeat, the charts below show what percentage of their daily intake of various nutrients the average person in the USA consumes in each meal and in snacks. These nutrients may be unhealthy if eaten too much. After that, there's some information just above the pie graphs. Percentage of daily intake of sodium, saturated fat, and added sugar consumed in meals and snacks. Average person, USA. Fine. So, okay, try and get an idea of this as in what it tries to convey, as in, then I'll ask you like what the configuration is. फाइन। अच्छा, समझ लगा हरप्रीत कुछ? हाँ जी सर। बता फिर क्या। सर जो डाटा है सोडियम का हम्म। नहीं उसमें नहीं, जो मुझे मेरे को ब्रेकफास्ट। डिटेल्स ना दे। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हम्म। समझा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके सर दैट। सर जो डाटा प्रेजेंट कर रहा है सोडियम का सैचुरेटेड डाइट का
वन पर्टिकुलर कंट्री अमेरिका के लिए the different four types of food made in between breakfast, dinner, to lunch, snack. कोई दोबारा देख ले, कोई बात नहीं। हरीश जी सर। की आइडिया मिल रहा है तो ਸਰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਤੇ ਐਡਡ ਸ਼ੂਗਰ ਐਸ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇੰਨਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਇੰਨਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਡਡ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਐਜ਼ ਇਨ ਸਰ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 40 ਜਿੱਦਾਂ 43% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ 37% ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ 23% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨਰ ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, आसप्रीत सॉरी साहिब, हरप्रीत रुक जा 2 मिनट। Anand, can you a bit? Yes, sir. Actually, sir, if you see, there are two factors. Questions में अगर देखें तो there are दो factors है mainly. The first one is the meal, and the second one is the nutrients. If we discuss about the meal, जो भी meals like हम क्या लेते हैं breakfast, dinner, lunch and snacks जो कि यहाँ पे discuss किया गया है, and what kind of the nutrients are there? Sodium, saturated fat, added sugar. So दोनों के कंपैरिजन में there are different like उन्होंने segregate किया है दोनों को nutrients and meal with the percentage of the nutrients. So उनको हमको सर कंपेयर करना है कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं so we can go with both, like if we go with in the on the basis of the meals or either according to the nutrients. So it will be better if we go with Good. according to the Okay, fine. nutrients. Yeah, you made the point. ओके, पिक्चर तुम्हारे पास उस पे भी व्हाट्सएप पे भी तो सी उसने उन्होंने ठीक बोला उसने आनंद ने एज इन इट्स अबाउट जैसे बार ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। तो वो कहता एक दिन में वो जितना सोडियम खा रहा है एक एवरेज अमेरिकन, जैसे परहैप्स वो 100 यूनिट्स खा रहा है, तो उसमें जो 100 यूनिट्स हैं उसमें वो 14 यूनिट्स खाएगा ब्रेकफास्ट में, 29 यूनिट्स खाएगा लंच में, 43 यूनिट्स खाएगा डिनर में और 14 यूनिट्स खाएगा स्नैक्स में। तो एक पर्सन वहां पे जितना भी कहते सोडियम खा रहा है, जितना भी सैचुरेटेड फैट खा रहा है, जितना भी एडेड शुगर खा रहा है, उसकी डिवीजन क्या है कि जितना वो टोटल खाता है उसमें से जैसे मैंने 100 यूनिट्स बोला यहाँ पे, उसमें जो 14% है वो ब्रेकफास्ट में वो खाता है, उसके ब्रेकफास्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो 14% ऑफ द सोडियम को कंट्रीब्यूट करता है, लंच 29%, डिनर 43% और स्नैक्स 14%। उसी तरह सैचुरेटेड फैट का, उसी तरह एडेड शुगर का। ये अपना पाई चार्ट है। और एक कहते उसने और चीज बोली है कि ये न्यूट्रिएंट्स अनहेल्दी हो जाते हैं अगर इन्हें हद से ज्यादा खाओ तो, मे बी अनहेल्दी। समझ रहे हो साहिब, हरप्रीत? जी सर। Yes, sir. हरीश? यस सर। Yes, sir. ओके, सो अब एक कहते सबसे पहले हमारा जो मतलब जनरल फॉर्मेट चलता है या जो आईएल्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ आईएल्स ने भी, कि सबसे पहले हम करते हैं पैराफ्रेजिंग। देखो पैराफ्रेजिंग जरूरी नहीं है, मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। देखो जनरल ट्रेंड यही है कि हर वेबसाइट पे ये लिखा होता है कि आपको पैराफ्रेज करना है, लेकिन आपको मैंने आईएल्स की मार्किंग स्कीम दे दी है, मुझे एक जगह पे भी पैराफ्रेज वर्ड दिखा दो। और इवन ऑक्सफोर्ड कहते यूनिवर्सिटी ने कहते वीडियो बनाई हुई है ये मिथ तोड़ने के लिए कि आइल्स पैराफ्रेजिंग नहीं मांग रहा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा बाद में।
लेकिन हाँ, अपनी वोकैबुलरी शो करने का एक अच्छा, वोकैबुलरी में हाई स्कोर लेने का एक अच्छा तरीका है कि अगर तुम क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दो, लेकिन अगेन बोझ डाल के मत बैठ जाना, बहुत जरूरी नहीं है, नई वर्ड चेंज होता तो वैसे ही लिख दो, कोई बात नहीं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है ओवरव्यू का। ओवरव्यू क्या कहता है, इन अ नटशेल सारी कहानी बता देगा। जैसे सपोज कर हरप्रीत, तूने ना एक शॉप खोली थी 2020 में, तो ये तेरे बिजनेस रहे डिफरेंट मंथ्स में। ओके सर। तो तूने कमाया 100 रुपया जैन में, 150 फेब में, 250 मार्च में, 300 अप्रैल में, 310 मई में। अब मैं तेरे से ओवरव्यू पूछता हूँ कि तेरी कमाई कैसी थी, तो तू मुझे ओवरव्यू क्या देगा कि माय अर्निंग्स इंक्रीज्ड। ओवरव्यू क्या होता है, 100 बात की एक बात कर दे कि तू कहेगा हाँ मेरी इनकम बढ़ी थी थ्रू आउट, इसे कहते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या होता है, एक जेनेरिक कहते स्टेटमेंट होती है बिना डेटा के, डाटा नहीं लिखना उसमें, जो कहते सारी पिक्चर का सीन बता देती है कि ये असल कहानी है, और फिर हम ऑफ कोर्स उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। उसके बाद हम 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने ओवरव्यू को सपोर्ट करते हैं या फिर कहते डाटा लिखते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये बता रहा है इतना इतना कहते वो है, कहते प्रोपोर्शन है, और उसने साथ में एक वार्निंग भी दी हुई है कि अगर इनको ज्यादा से जरूरत से ज्यादा खाओगे तो आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ना एनालाइज करो तो एक चीज नोटिस करोगे कि तीनों के ही सबसे कम प्रोपोर्शंस किसमें है, ब्रेकफास्ट में। क्या सोडियम 14 से कम है किसी भी कैटेगरी में? नहीं। सैचुरेटेड फैट 16 से कम है? नहीं। एडिड शुगर 16 से कम है? नहीं। तो अगर देखो तीनों ही जो ये सब्सटेंसेस हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके जो सबसे कम प्रोपोर्शंस किसमें कहते एवरेज अमेरिकन कंज्यूम कर रहा है, ब्रेकफास्ट में। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनकी ज्यादा मात्रा से कहते अपना खाना अनहेल्दी होता है, तो क्योंकि ब्रेकफास्ट में ये सबसे कम मात्रा में है, तो ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द 4 थिंग्स ब्रेकफास्ट इज द हेल्दीएस्ट। समझ रहे हो ना, क्योंकि उनके ज्यादा होने से जो है कहते खाना अनहेल्दी होता है। अब अगर ब्रेकफास्ट में देखा जाए तो वो सबसे कम है, तो इन चारों में से हेल्दीएस्ट डाइट कौन सी होगी? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ठीक है, और अगर देखो तो सोडियम डिनर सबसे आगे है, सोडियम में, सैचुरेटेड फैट में, और अगर एडिड शुगर में भी देखें तो दूसरे नंबर पे है, जी। ये नहीं कि चौथे पे चला गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहते जो कहते डिनर है वो अनहेल्दीएस्ट है आउट ऑफ द 4, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है ये। हाफिज मेरी बात समझ रहा है? हाँ जी सर। आनंद? यस सर, यस साहिब? हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या था कि इतना इतना प्रोपोर्शन है, और अगर ये ज्यादा हो गई चीजें तो आपके लिए हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो मैंने देखा सबसे कम उसमें, सबसे ज्यादा उसमें, तो मैंने कह दिया हेल्दीएस्ट और अनहेल्दीएस्ट बन गया मेरा ओवरव्यू, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। मैंने 100 बात की एक बात कह दी, अगर मैंने हेल्दीएस्ट कह दिया तो एग्जामिनर खुद को ओवरव्यू में खुद ही क्लियर हो गया कि इसमें सबसे कम प्रोपोर्शन होएगा। अगर मैंने उसे अनहेल्दीएस्ट कह दिया तो ऑफ कोर्स अपने आप क्लियर हो गया कि अगर वो अनहेल्दीएस्ट है, और हमारे को क्वेश्चन में बोला ही हुआ कि ज्यादा होने से अनहेल्दी होता है, तो मतलब उसमें सबसे ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा ओवरव्यू में नहीं लिखना। ओवरव्यू में 2 सेंटेंसेस बहुत होते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक सैंपल शो कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपने क्वेश्चन चेंज करना है, चेंज एज इन वर्ड्स चेंज करने की कोशिश करनी। तो द गिवन पाई ग्राफ्स डेमोन्स्ट्रेट द प्रोपोर्शंस ऑफ sodium, saturated fat and added sugar in an ordinary American's everyday breakfast, lunch
dinner and refreshments. Overconsumption of these substances is deemed unwholesome. Unwholesome मतलब unhealthy. Okay. समझ रहे हो हरीश? Yes sir. जी सर। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कहते इसकी स्ट्रेस नहीं लेनी कि मुझे इसका सिनोनिम नहीं आता, लेकिन अगर यूज कर देते तो बेहतर है। उसके बाद जो मैंने ओवरव्यू बोला था कि इन जनरल ब्रेकफास्ट सीम्स टू बी द हेल्थीएस्ट रिपास्ट। रिपास्ट होता है मील, ओके, रिपास्ट फॉर अमेरिकन्स, एंड डिनर सीम्स टू बी द अनहेल्थीएस्ट वन। अगर मैंने अनहेल्थीएस्ट बोल दिया, एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि सबसे ज्यादा इसमें होंगे, हेल्थीएस्ट बोल दिया तो सबसे कम उसमें होंगे। ठीक है जी? Yes sir. ओके, अब क्या करना है मुझे, अपने कहते ओवरव्यू को सपोर्ट करना है डाटा के साथ। तो ऑफ कोर्स अगर मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं तो मैं क्या, मेरा ओवरव्यू किस पे बेस्ड है? न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे था कि मील्स के बेसिस पे था? मेरा ओवरव्यू मील्स के बेसिस पे था कि कौन सा हेल्दीएस्ट है, कौन सा अनहेल्दीएस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो कहते हैं लॉजिकली अपने जो बॉडी पैराग्राफ्स है वो भी किनके बेसिस पे बनाऊंगा? मील्स के अकॉर्डिंगली। मील। तो मैंने 2 कहते अपने रख लिए मील्स, एक पैराग्राफ में 2 अगले में। उनको भी कहते लॉजिकली कहते अरेंज करने का तरीका क्या था कि मैं मोस्ट हेल्दी से लीस्ट हेल्दी पे गया हूं। देखो, टू बिगिन विद the American breakfast contains 14% of sodium and 16% of either of saturated fat and added sugar. तो देखो उसमें अमेरिकन ब्रेकफास्ट में सोडियम का प्रोपोर्शन कितना? 14, और जो सैचुरेटेड फैट और एडिड शुगर दोनों ही कितने हैं? 16। अब तुम लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि मैंने बोथ सैचुरेटेड फैट एंड एडिड शुगर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बोथ का मतलब क्या हो जाता है? दोनों का सम। अगर मैं लिख दूंगा बोथ सैचुरेटेड फैट एंड एडिड शुगर कंटेन 16%, तो वो होएगा कि एक में 9, एक में 7, एक में 12, एक में 4, दोनों का प्लस 16 बन जाना फिर। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दोनों का ही अपना अपना सोल है, तो इसलिए मैंने ईदर यूज किया। ईच इसलिए यूज नहीं किया, ईच होता 2 से ज्यादा के लिए यूज, 2 से ज्यादा कैटेगरीज के लिए। जो 2 कैटेगरी होती हैं उनके लिए ईदर यूज करते हैं। ओके। दिमाग में आ सकता है कि ईच ऑफ देम क्यों नहीं यूज किया, ईच होता है 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है हरीश? जी सर। आनंद? यस यस फाइन। सॉरी। उसके बाद बाय द proportions of sodium which is 14% and saturated fat approximately 1/5, snacks seem safe to eat. अगर देखो स्नैक्स में जो वाइट कैटेगरी है, स्नैक्स में वो 14% है सोडियम और सैचुरेटेड फैट कितना? 21। तो ये बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन से लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहते ठीक है, खाने को बहुत ज्यादा सेफ लग रहे हैं। 1/5 क्या होता है? 20%। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1/5 लिखा क्योंकि वो 21% है ना वहां पे। क्योंकि मुझे अपनी वोकैबुलरी वेरी करनी ना, हर जगह मैं 21 लिखे जाऊंगा, मतलब डायरेक्टली नंबर्स लिखे जाऊंगा, तो अगेन मुझे वोकैबुलरी में हाई स्कोर नहीं मिलेगा। Snacks seem safe to eat. Nonetheless, the share of added sugar at 42% makes them appear hazardous to health. लेकिन अगर स्नैक्स में देखा जाए एडिड शुगर का कहते प्रोपोर्शन, तो वो कितना है? 42%। वो खतरनाक लग रहा है। क्लियर है हरप्रीत? Yes sir. Okay. Subsequently, between 25% and 30% of the day-to-day consumption of sodium and saturated fat takes place in lunch. अब पहले देखो लंच में सैचुरेटेड फैट कितना है? सॉरी, सोडियम कितना है? सॉरी हरीश, लंच में सोडियम कितना है? लंच में सर 14% सर। 40 ध्यान से 29% सर। 29। 29%। और आनंद, सैचुरेटेड फैट कितना है लंच में? 26%। ठीक है। अब अगेन हमने बैंड 5 पे पढ़ा था देर
is a tendency to focus on details. तो लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे समराइज करना था, तो मैंने डाटा कंबाइन कर दिया। अब देखो वो दोनों वैल्यूज कितनी पास हैं, 26 और 29, तो मैंने लिख दिया कि 25 से 30 के बीच में जो सोडियम और सैचुरेटेड फैट होता है लंच में। समरी बन गई, कंबाइंड हो गया। इन दिस मील द एडेड शुगर पार्ट इज अ लिटिल लेस देन अ फिफ्थ। एडेड शुगर का जो पार्ट है वो कितना है, 19, तो अ लिटिल लेस देन अ फिफ्थ। अ फिफ्थ मतलब 20%, तो उससे थोड़ा सा कम है ना। यहां तक क्लियर है साहिब? Yes, yes. यस हरप्रीत? यस सर। तो लास्ट आई अपने हैव पास बचा डिनर बचा। मोस्ट सोडियम आपको पता है 43% है, एंड सैचुरेटेड फैट जो कि क्या है, अ लिटिल मोर देन अ थर्ड। अ थर्ड क्या होता है, 1/3, जिसे हम क्या कहते हैं, 33.33%। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए डिनर में सैचुरेटेड फैट का प्रोपोर्शन है कितना, हरीश? जी सर, डिनर में डिनर में सैचुरेटेड फैट कितना है? सर 37%। 37%। तो मैंने लिखा अ लिटिल मोर देन अ थर्ड। अब जी देखा जाए लिटिल, तो ये 33 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। जी सर। So most sodium and saturated fat, a little more than a third, are consumed at dinner, with the added sugar share approaching a quarter. क्वार्टर। एडेड शुगर का कहते हैं, देखो है कितना शेयर, 23%। तो वो जी सर 25% के पास है ना, उसे अप्रोच कर रहा है, तो क्वार्टर का मतलब ही क्या होता है, 25%। 25%। तो यहीं पे अपना जो कहते हैं उसकी रिपोर्ट हो गई खत्म। मेरे को थोड़ा बहुत याद है, आई थिंक 156 वर्ड्स बने थे जब मैं टाइप कर रहा था। एक बार दोबारा इसकी रीड ले लो और मेरे को बता दो कोई दिक्कत है तो। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। Yes. हाँ जी साहिब। ओवरव्यू एक टाइम से ज़्यादा भी हो सकता है ना? हाँ मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि एक में ही खत्म कर दूं। ओवरव्यू का मतलब ही क्या होता है कि कम बात में ज्यादा बात। तो नो डाउट दो लाइंस भी चल जाएंगी, इतना नहीं कोई दिक्कत। बाकी ज्यादा स्ट्रेस ना हो, बहुत अच्छे से चेकिंग करते नहीं है ये लोग। जिनकी तो बैंड 6 रिक्वायरमेंट है राइटिंग में, उनको तो मतलब लिख दो बस, मुझे लगता है उतना ही बहुत होता है। हाँ बैंड 7 लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है राइटिंग में। सर ई पार्ट की जगह हम वो फूड भी लिख सकते हैं ना? फूड नहीं, फिर तो मील्स रिपीट कर दे, कोई बात नहीं। ओके सर। सर यहाँ पे मिनिमम जो है, अगर हेल्दीएस्ट देखें तो वो है सोडियम नो नो न्यूट्रिएंट्स नो, में। सोडियम सॉरी इन हेल्दी नहीं है। ब्रेकफास्ट, सॉरी इन ब्रेकफास्ट इफ यू सी कि ब्रेकफास्ट में हेल्दीएस्ट है ब्रेकफास्ट, एंड अनहेल्दीएस्ट में है डिनर। यस। तो यहाँ पे अगर 3 फैक्टर्स हैं, तो जो आपने लास्ट 2 पैरा लिए हैं, तो वन इज द मिनिमम एंड द मिडिल वन, एंड द लास्ट वन इज द unhealthiest in the middle one. इस बेसिस No, पे लिया ना आपने? I've gone from the healthiest to the least healthy. And if you see, as in, if you just write the if you just simplify the stats for the other, as in meals also, you will get to know that uh,
snacks are the second healthiest, if you see, because 14% sodium, 21% that, and yeah, there is a shocker 42%, but they are actually better in the first two departments than lunch. So what I had construed was that healthiest is breakfast, lunch, sorry, snacks the second healthiest, and lunch the third healthiest, and dinner the unhealthiest. Okay. No sir, my ओके approach सर is that कि अगर कोई भी अदर क्वेश्चंस है तो उसमें अगर तीन फैक्टर्स हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिडिल, तो अगर हम लास्ट टू पैरा में अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो मिनिमम प्लस मिडिल एंड मैक्सिमम प्लस मिडिल, इस वे में। Minimum plus middle, maximum plus middle. Yes. No, no, no. As in you'll have to. Of course, there is no one approach that I can stick to. But as in, if my overview focused on the health aspect, I tried to make a whole piece based on that only. So of course, logic would say you should go from the healthy to the unhealthy. So that's why I've done that. There's no as in a prefixed format, as in it's Okay, up to okay. you how you make a cohesive piece. And it's not minimum plus middle or maximum plus middle, it is actually best, second, third, and last. Okay, okay. Okay, sir, got it. सर Mhm. बीपी थर्ड पे की nonetheless वाली थर्ड लाइन तो nonetheless the share of added sugar Added at sugar 42 at ਸਰ percent. at ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ it is ਜਾਂ it was ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Nonetheless, the share of added sugar, which is 42%, वो किधर सर लिखना? which is सर being भी कर सकते हैं being एक से मैं देख लेना, मतलब पूरे सेंटेंस से देख लेना, कंफ्यूज ना करें। बीइंग थोड़ा awkward लगेगा नहीं। ओके सर सर having proportional ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਕਰਨਾ। ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਐਟ ਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਿੰਪਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਟ ਹੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਈ देयर ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਪਏ। ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜੀ ਓਕੇ Breakfast, saturated. ठीक है साहब, कोई बात नहीं, चले जाओ। अच्छा चली गई है, सर मेरे को उसका मैसेज। सर आई हैव वन
वन क्वेश्चन सर, जहाँ हाँ वीडियो जी, का हाँ जी। जो हो रहा है वो सर पहले मेरा म्यूट था, उसके लिए मतलब रिकॉर्डेड वीडियो होगी जो पहला ऊपर बिना वीडियो वाली होगी, मैं समझा नहीं, सॉरी। जिद्दां सर माइक दी ऑप्शन आ म्यूट हम्म ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਸਕਰੀन। नहीं नहीं नहीं, माइक तेरी जो तक तू नहीं बोलिया तेरी आवाज नहीं ना कि मैं तो बोल रहा ना, मेरी आवाज तो होएगी। वीडियो ਹਾਂਜੀ स्टार्टिंग ਠੀਕ जिथों क्लास शुरू हुई उथों वीडियो एंड तक रहेगी। ਠੀਕ ਇਹ ਸਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। हाँ हाँ, ये ते अपना ਤੁਹਾਡਾ कंट्रीब्यूशन ਲਈ। हरीश क्लियर है सारा, कोई दिक्कत? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਸ आनंद? ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, in this हम्म। meal the added sugar was a little less than a fifth, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਫਿਫਥ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ 50% ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? नहीं नहीं नहीं, अ फिफ्थ मतलब ਇਹ 1/5। अ ਦਾ ਅੱਛਾ मतलब ਕੀ 1/5 ਹੁੰਦਾ? 1 ਠੀਕ 1 ਠੀਕ तो ਹੈ एक ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ पंजवां ਹੈ हिस्सा। ਆ ਗਿਆ ਸਰ 1/5 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ है आनंद क्लियर? Yes, sir. Fine. हरप्रीत? जय सर डेफिनेटली। ओके, तो एजन तुम लोग का होमवर्क किया कि तुमने मुझे इसका हरप्रीत और हरीश तुमने मुझे अपना इसका वर्जन लिख के बताना है कि जी सर इसकी हेल्प ले सकते हो सैंपल की, कोई बात नहीं। ठीक है उसके सर बाद ठीक है हरप्रीत, तू तो क्लास छोड़ सकता है। अब तेरा होमवर्क किया कि तूने इस टास्क का अपना वर्जन लिख के मुझे भेजना है, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके। ठीक। हरीश अब मेरे को बता, रीडिंग करते स्टार्ट करी थी फिर बुक से? बुक से नहीं सर, अभी नहीं की स्टार्ट मैंने। अच्छा, अब कल मैं तेरे को थोड़ा उसका बताया था, आई थिंक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का, है ना? जी सर जी सर बट वो तेरे से डायरेक्टली हो गए थे, आगे एमसीक्यूज एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वगैरह वो तब मैं ऑफ कोर्स जब तू सॉल्व करेगा तभी देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी मैं सॉल्व कर जी पाऊंगा तेरे लिए। जी सर ठीक है, जी तो एक होमवर्क ये है कि तूने अपनी वो स्पीकिंग वाली ऑडियो दोबारा रिकॉर्डिंग सुननी, ताकि देखो तेरी गलतियां दिख जाए। वो अभी सर मैं सुनूँ जी सर। हाँ ठीक है। एक ये राइटिंग टास्क लिख के मुझे जितनी जल्दी भेजेगा उतनी जल्दी मैं चेक कर पाऊंगा, ठीक है? ठीक और है सर उसके बाद कहते, जो तेरी बुक है, जी। बुक भेजी थी मैंने कोई कि नहीं अभी? भेज दी थी, नहीं सर आईएस 5 भेजी थी आई थिंक। जो पूरी आपने पीडीएफ ही भेज दी थी लिसनिंग के हाँ टाइम। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक है हाँ जी। उसमें से आपने पहले टेस्ट का रीडिंग टेस्ट जो है उसका जी फर्स्ट सर पैसेज सॉल्व करना है, पूरा फर्स्ट पैसेज, यानी कि 13 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है सर कर लूंगा सर मैं। ठीक है, तो उसकी जो ठीक ऑफ है कोर्स प्रॉब्लम लगी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर ठीक है जी। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही है हरीश। ओके। ठीक ठीक है सर थैंक यू।